बनता है। मैंने देखा है कि अक्सर इसे याद रखने के लिए एक विजुअल मॉडल का इस्तेमाल होता है। वो डीएसटी त्रिभुज। हाँ, डीएसटी त्रिभुज। जो लोग समीकरणों में उलझ जाते हैं उनके लिए ये बहुत काम का है। सच में इसकी कल्पना करना बहुत दिलचस्प है। एक त्रिभुज सोचिए जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले हिस्से में डी है, यानी दूरी, और नीचे के 2 हिस्सों में एस यानी चाल और टी यानी समय। हाँ, और इसे इस्तेमाल करने का जो सबसे व्यवहारिक तरीका है, जैसे अक्सर अंगूठा नियम या थंब रूल कहते हैं। जो निकालना है उसे छिपा लो। बिल्कुल, जो निकालना है बस उसे छिपा लो। मान लीजिए हमें पता लगाना है कि कुल कितनी दूरी तय की गई, तो हम मानसिक रूप से ऊपर वाले डी को छिपा लेते हैं। और अब हमारे पास नीचे एस और टी बचते हैं, जो एक ही लाइन में है। इसका सीधा मतलब है कि दूरी निकालने के लिए चाल और समय को गुणा करना है। मतलब d इज इक्वल टू एस इंटू टी हो गया। बहुत ही आसान है। और इसी तरह यदि हमें जानना है कि समय कितना लगा, तो हम t को छिपा लेते हैं। तब हमें d ऊपर और s नीचे दिखता है, जिसका मतलब है दूरी को चाल से भाग देना। t इज इक्वल टू डी बाई एस। ये कोई जादू नहीं है, बस बीजगणित का एक बहुत ही सुव्यवस्थित रूप है। ये हमें समझाता है कि ये तीनों राशियां एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। अगर दूरी समान है और चाल बढ़ाई जाती है, तो समय अपने आप कम हो जाएगा। एकदम सही। ये निर्भरता तो स्पष्ट हो गई, लेकिन जब हम इसे असल जिंदगी में लागू करते हैं तो एक बड़ी व्यवहारिक उलझन आती है। आप इकाइयों की उलझन की बात कर रही हैं? हाँ, यूनिट्स। हम गाड़ियों की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं, लेकिन विज्ञान में या छोटी दूरियों के लिए मीटर प्रति सेकंड का इस्तेमाल होता है। और यहीं पर वो जादुई संख्या सामने आती है। 518 वाली संख्या। हमारी स्रोत सामग्री में इसका बहुत जिक्र है। अक्सर सिखाया जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बस इस 518 से गुणा कर दो। लेकिन इसे बस रटने के बजाय हमें ये समझना चाहिए कि ये संख्या आई कहाँ से। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी। इसका गणितीय तर्क क्या है? विज्ञान में हर चीज का तर्क होता है। इसे ऐसे देखिए, 1 किलोमीटर में ठीक 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में कुल 3600 सेकंड हो गए। हाँ, 60 into 60। तो जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो असल में वो 3600 सेकंड में 1000 मीटर तय कर रही है। अच्छा, तो ये 1000 बटा 3600 का भिन्न बन गया। बिल्कुल। दोनों के अंश से 2 शून्य हटा दें तो 10 बटा 36 रह जाता है। और इसे 2 से काटने पर हाँ, 5 बटा 18 मिलता है। यही वो जादुई संख्या है। अब एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और हमें जानना है कि वो 1 सेकंड में कितने मीटर जा रही हैं, तो हम 72 को 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। 18 से 72 4 बार में कटेगा और 4 पंचे 20। यानी गाड़ी हर सेकंड 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। ये रट्टा मारने से कहीं ज्यादा सशक्त है ना? और जब हम मीटर और सेकंड की बात कर ही रहे हैं, तो एक और बहुत ही मौलिक अवधारणा पर बात करनी चाहिए। चाल बनाम वेग। हाँ, अक्सर बोलचाल में हम चाल और वेग को एक ही मान लेते हैं, लेकिन भौतिकी में ये बिल्कुल अलग है। चाल एक अदिश राशि है, जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब इसमें सिर्फ परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है। बिल्कुल, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये बस चाल है, ये कभी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। चाल सिर्फ बताती है कि चीज कितनी तेज है, पर ये नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। और यही वेग या वेलोसिटी की एंट्री होती है। वेग एक सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें गति के परिमाण के साथ दिशा भी जुड़ जाती है। दिशा का जुड़ना ही इसे जटिल बनाता है। 50 की रफ्तार से उत्तर जाना और 50 की रफ्तार से दक्षिण जाना, ये समान चालें हैं, लेकिन वेग पूरी तरह अलग हैं। और इसी दिशा के कारण वेग शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। हाँ, अगर आप एक दिशा में जाकर वापस मुड़कर विपरीत दिशा में चलने लगें, तो संदर्भ बिंदु से आपका वेग ऋणात्मक माना जाएगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। भौतिकी में दिशा का इतना महत्व है। चलिए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जहाँ लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। आप औसत चाल की बात कर रही हैं ना? हाँ, औसत चाल या एवरेज स्पीड का जो सबसे बड़ा भ्रम है। लोगों को लगता है कि 2 अलग-अलग चालें हैं, तो बस S1 + S22 कर दो। ये गणितीय अंतर्ज्ञान के विफल होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये पूरी तरह भ्रामक है। चाल कोई साधारण संख्या नहीं है जिसका सीधा औसत निकले। ये समय और दूरी से बंधी है। इसका एकमात्र सही सूत्र है कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
इसे एक यथार्थवादी उदाहरण से समझते हैं। जरूर। मान लीजिए कोई पहाड़ी पर साइकिल चला रहा है। वो ऊपर चढ़ते समय 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो चाल हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि चढ़ाई में मेहनत लगती है। और वापसी में उसी 100 किलोमीटर की ढलान पर वो तेजी से उतरता है और 1 घंटे में पूरी कर लेता है। यानी वापसी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर कोई गलत फॉर्मूले का इस्तेमाल करे तो वो 50 और 100 को जोड़कर 2 से भाग देगा और कहेगा कि औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि गलत है। पूरी तरह गलत। सही तरीके से देखें तो कुल दूरी हुई 100 किलोमीटर ऊपर, 100 किलोमीटर नीचे, यानी 200 किलोमीटर। और कुल समय हुआ ऊपर जाने में 2 घंटे, नीचे आने में 1 घंटा, कुल 3 घंटे। तो औसत चाल के लिए 200 को 3 से भाग देंगे, नतीजा आएगा लगभग 66.66 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि 75 से काफी कम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्ति ने अपनी यात्रा का ज्यादा समय, पूरे 2 घंटे 50 की धीमी गति पर बिताया। और तेज गति से सिर्फ 1 घंटा। इसलिए औसत चाल धीमी गति की तरफ ज्यादा झुकी है। ये समय का भार है जो औसत को बदल देता है। और इसी के लिए हमारे पास एक जादुई शॉर्टकट ट्रिक भी तो है। जब दूरियां समान हो, जैसे जाने और आने की। हाँ, वो सूत्र है 2xy डिवाइडेड बाय x + y, जहां x और y दोनों चालें हैं। हमारे उदाहरण में इसे लगाएं तो 2 × 50 × 100, जो हुआ 10,000, और इसे भाग देंगे 50 + 100, यानी 150। और 10,000 को 150 से भाग देने पर वही 66.66 आता है। लंबी गणना से बचने का शानदार तरीका। बस याद रहे कि ये तभी काम करेगा जब दूरी समान हो। बिल्कुल। अब तक हमने संख्याओं पर काफी बात कर ली। गति को समझने का एक और तरीका है इसे विजुअलाइज करना। ग्राफ्स के जरिए। हाँ, दूरी समय ग्राफ। इसमें क्षैतिज अक्ष यानी x अक्ष पर समय चलता है और ऊर्ध्वाधर y अक्ष पर दूरी बढ़ती है। तो इन ग्राफ्स को पढ़ते समय हमें क्या देखना चाहिए? सबसे ज्यादा ध्यान रेखा की ढलान या स्लोप पर देना चाहिए। ढलान सीधे तौर पर चाल बताती है। मतलब अगर खड़ी ढलान है तो चाल तेज है, थोड़े समय में ज्यादा दूरी तय हो रही है। और हल्की ढलान मतलब धीमी चाल। और अगर रेखा बिल्कुल सपाट या क्षैतिज हो जाए तो? इसका मतलब है समय तो बढ़ रहा है पर दूरी नहीं, मतलब वस्तु रुक गई है, विराम अवस्था में है। पर असल जिंदगी में तो चाल बदलती रहती है ना। अगर रेखा सीधी ना होकर मुड़ी हुई हो, वक्र हो, तो क्या होगा? इसे असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर रेखा ऊपर की ओर तीखा वक्र बना रही है तो भौतिकी में इसे त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं, चाल बढ़ रही है। और अगर वक्र नीचे की ओर मुड़ रहा हो तो ढलान कम हो रही है, जिसे हम मंदन या डिसेलरेशन कहते हैं। इसे महसूस करना कितना आसान है। गाड़ी में रेस का पेडल दबाते ही जो पीछे की तरफ धक्का लगता है, वही वो क्षण है जब आपका ग्राफ ऊपर की ओर तीखा वक्र बना रहा है। कमाल है। ग्राफ सिर्फ रेखाएं नहीं, हमारे भौतिक अनुभव हैं। और अनुभवों से याद आया, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड का अनुभव। ओहो, ये तो सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला अनुभव है। हाईवे पर ओवरटेक करने वाला उदाहरण सबसे सटीक है। मान लीजिए मैं गाड़ी 100 की रफ्तार से चला रही हूँ और बगल में एक गाड़ी 80 की रफ्तार से चल रही है। जब मैं उसे ओवरटेक करती हूँ और खिड़की से देखती हूँ तो वो गाड़ी बहुत धीमी लगती है, जैसे रेंग रही हो। जबकि उसका स्पीडोमीटर 80 पर है। यही सापेक्ष चाल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम गति का आकलन किसी स्थिर बिंदु से नहीं, गतिशील बिंदु से कर रहे हैं। जब 2 गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हों तो उनकी सापेक्ष चाल घट जाती है। S1 - S2। तो 100 में से 80 गए, बचे 20, इसीलिए वो 20 की रफ्तार से पीछे जाती लगती है। बिल्कुल। लेकिन जब दिशा विपरीत हो जाए तो अनुभव डरावना भी हो सकता है। हाँ, विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेनें। जब विपरीत दिशा से गाड़ियां आ रही हों तो चालें जुड़ जाती हैं। S1 + S2। अगर मेरी ट्रेन 100 पर है और सामने वाली भी 100 पर, तो सापेक्ष चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसीलिए वो भयानक आवाज के साथ पलक झपकते ही गायब हो जाती है। और अगर मिलने का समय निकालना हो तो कुल दूरी को इसी सापेक्ष चाल से भाग दे देते हैं। सही कहा। और सापेक्ष चाल की बात आई है तो हमें लंबे आकार की वस्तुओं, खासतौर पर ट्रेनों के सवालों पर भी बात करनी चाहिए। ये सवाल तो परीक्षाओं में बहुत आते हैं। ट्रेन की पहेलियां। इनमें पूरी भौतिकी बदल जाती है। चलिए इसे 2 केस में बांटते हैं। पहला केस, शून्य लंबाई की वस्तुएं,
जैसे खंभा या पटरी के किनारे खड़ा आदमी। यहाँ खंभे की चौड़ाई ट्रेन की लंबाई के सामने नगण्य यानी शून्य मानी जाती है। तो जब इंजन खंभे के पास पहुंचता है, समय शुरू होता है और पार तब होता है जब आखिरी डिब्बा निकल जाए। मतलब ट्रेन ने असल में अपनी खुद की लंबाई के बराबर की दूरी तय की, इसलिए समय निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई को ट्रेन की चाल से भाग देते हैं। T बराबर LT/ST। बहुत सरल है, पर केस 2 में जटिलता बढ़ जाती है जब वस्तु की भी लंबाई हो। जैसे कोई प्लेटफॉर्म या पुल। हाँ, अब ट्रेन को प्लेटफॉर्म के पूरे विस्तार को पार करना है। और इंजन के पार होने से बात नहीं बनती, आखिरी डिब्बा पार होना जरूरी है। इसका मतलब कुल दूरी में ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, डिस्टेंस इज इक्वल टू LT प्लस LP, और फिर उसे ट्रेन की चाल से भाग देते हैं। इसे एक हल किए हुए उदाहरण से पक्का करते हैं। मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को पार कर रही है। तो पहला चरण होगा चाल को बदलना। 72 को 5/18 से गुणा करेंगे, जो कि हमने पहले देखा था, 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। और दूरी है 200 मीटर, तो समय निकालने के लिए 200 को 20 से भाग देंगे। 10 सेकंड। ट्रेन खंभे को 10 सेकंड में पार कर लेगी। इन नियमों को समझने के बाद हम कुछ बेहद शक्तिशाली शॉर्टकट्स की बात कर सकते हैं। वो महासूत्र, मुझे अनुपात ट्रिक या उल्टा पुल्टा नियम बहुत पसंद है। ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। मतलब यदि चाल का अनुपात AB है तो समय का अनुपात BA होगा। चाल बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा। और एक और ब्रह्मास्त्र है, जल्दी या देर से पहुंचने वाला नियम। अर्ली लेट कॉन्सेप्ट। हाँ, जहां दूरी अज्ञात होती है, कोई व्यक्ति अपनी गति बदलता है और लेट या जल्दी पहुंचता है। इसका एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र है, डिस्टेंस इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस एंड टाइम। मतलब दोनों चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और उसे समय के अंतर से गुणा कर दो। बिना XY माने सीधे दूरी निकल आती है। सच में मानव मस्तिष्क ने जटिलताओं को कितने सरल नियमों में बदल दिया है। बिल्कुल, आज हमने एक बहुत ही व्यापक माइंड मैप तैयार किया है। हाँ, हमने एक छोटे से DST त्रिभुज से शुरुआत की, फिर इकाइयों के रूपांतरण और सापेक्ष चाल से होते हुए ट्रेन के जटिल सवालों और ग्राफ्स तक का सफर तय किया। ये नियम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमारे हर सफर का हिस्सा है। और हमेशा की तरह इस चर्चा का अंत हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहेंगे। हमने आज सीखा कि वेग या वेलोसिटी दिशा पर निर्भर करता है और ये शून्य हो सकता है। हाँ, अब जरा सोचिए, यदि हम एक बहुत बड़े गोल चक्कर में पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं और अंत में ठीक उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से शुरुआत की थी, तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहें और अपनी दिशा का चुनाव सोच समझ कर करें।